दोस्तों, जब भी हम अपने लिए कोई नया एग्जाम चूज करने के बारे में सोचते हैं, कोई नए एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने के बारे में सोचते हैं, तो हमेशा सबसे पहले ये चेक करते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर एग्जाम की क्या वैकेंसीज रेगुलर आती हैं, और अगर वैकेंसीज रेगुलर आती हैं तो कितनी वैकेंसीज आती हैं। अगर वैकेंसीज ज्यादा आती हैं तो नेचुरली हम उस एग्जाम की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, बट अगर वैकेंसीज कम आती हैं तो हम झिझकते हैं उस पर्टिकुलर एग्जाम को चूज करने के लिए। तो दोस्तों, अगर आप लोग यूपीएससी, ईपीएफओ के, एपीएफसी या फिर ईओ एग्जाम की प्रिपरेशन में इंटरेस्टेड हैं, तो आप लोग नेचुरली ये जानना चाहोगे इस एग्जाम को चूज करने से पहले कि भाई इस पर्टिकुलर एग्जाम में वैकेंसीज का ट्रेंड क्या है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को इन पर्टिकुलर पोस्ट की वैकेंसीज का ट्रेंड बताने वाला हूं ओवर लास्ट 15 ईयर्स, ताकि आप लोगों को क्लियर कट इंफॉर्मेशन हो कि भाई आपको इस एग्जाम को चूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करना चाहूंगा ए टू जेड सीरीज की इस नई वीडियो में, जहां पर आज हम ऑल अबाउट ईपीएफओ में ईपीएफओ, एपीएफसी और ईओ एग्जाम की वैकेंसीज का ट्रेंड कवर करने वाले हैं। ये वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अगर आप इन एग्जाम्स की कंप्लीट इंफॉर्मेशन एक ही जगह पे चाहते हैं कि भाई इस एग्जाम का पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, वैकेंसी ट्रेंड क्या है, डिकोडेड सिलेबस क्या है, सॉल्व पीवाईक्यूज कहां से मिलेंगे, तो ये सारी चीजें आपको इस कंप्रिहेंसिव गाइड बुक में मिलने वाली है। हमने इस गाइड बुक को स्पेशली आप लोगों के लिए डिजाइन किया है। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको इन गाइड बुक्स का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो पहले आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, आपको अपना ईमेल देना पड़ेगा, और जैसे ही आप अपना ईमेल आईडी वहां पर डाल के सबमिट करोगे तो आपके ईमेल पे एक गाइड बुक्स डिलीवर हो जाएंगी। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं हमारी आज की वीडियो के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का, जो है वैकेंसीज का ट्रेंड। अब दोस्तों, यहां पर हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, आप ध्यान से नोट करिएगा। सबसे पहले तो हम यही क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि भाई क्या एपीएफसी या ईओ एग्जाम पोस्ट रेगुलर आती हैं या नहीं आती हैं, क्योंकि आप लोगों को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के थ्रू ही ये आइडिया लगेगा कि भाई इस पर्टिकुलर एग्जाम को क्या हमें अपना प्लान ए बनाना चाहिए, अपना मेन टारगेट एग्जाम बनाना चाहिए, या फिर इसे प्लान बी बनाना चाहिए। अब ये प्लान ए प्लान बी क्या है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर दोस्तों, हम बात करेंगे एपीएफसी एग्जाम की वैकेंसी ट्रेंड का, कि भाई एपीएफसी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एग्जाम की वैकेंसीज का ट्रेंड ओवर द लास्ट 15 ईयर्स क्या रहा है, कभी कभी ये वैकेंसीज आई हैं और कितनी वैकेंसीज आई हैं। फिर हम बात करेंगे ईओ एग्जाम वैकेंसी ट्रेंड्स का, भाई इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर एग्जाम की जो वैकेंसीज हैं वो कब कब आई हैं, कितनी आई हैं, और कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। और दोस्तों, लास्ट में हम कवर करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, कि भाई अपकमिंग साइकिल में कितनी वैकेंसीज आने के चांसेस हैं, 2026-27 में कितनी वैकेंसीज आ सकती हैं, एक्सपेक्टेड वैकेंसीज कितनी हैं। तो सारे पॉइंट्स हम यहां पर इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो हमारा पहला जो पॉइंट था वो ये था कि भाई क्या इन पर्टिकुलर एग्जाम्स की वैकेंसीज रेगुलर आती है या नहीं आती हैं। तो दोस्तों, यहां पर आपको जवाब शायद मिल गया होगा, नो। इन पर्टिकुलर एग्जाम्स की जो वैकेंसीज हैं वो रेगुलर नहीं आती हैं। दोस्तों, यहां पर आपको इस एग्जाम का नेचर समझना पड़ेगा, और जो पोस्ट हैं उनका भी नेचर समझना पड़ेगा। देखो, ये जो पोस्ट हैं एपीएफसी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर और इन्फोर्समेंट ऑफिसर अकाउंट ऑफिसर, दे आर लेवल 10 एंड लेवल 8 पोस्ट रिस्पेक्टिवली विद इन द ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन। इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जब जब इन पोस्ट पर वैकेंसीज क्रिएट होती हैं, तब तब ईपीएफओ रिक्वेस्ट करता है यूपीएससी को कि भाई आप मेरी इन वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन रिलीज करके एग्जाम कंडक्ट करवाओ, और मुझे इन पर्टिकुलर वैकेंसीज पे लोगों को सिलेक्ट करके दो, ताकि ये वैकेंसीज मेरी फिल हो जाए। तो यहां पर जो केस है वो क्या है कि भाई रिक्वायरमेंट बेस्ड नोटिफिकेशन आती है। अगर रिक्वायरमेंट है विद इन ईपीएफओ कि हाँ वैकेंसीज क्रिएट हो चुकी हैं और उन वैकेंसीज को फिल करना है, तब जाके आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। तो ये कोई ऐसा एग्जाम नहीं जहां पर हर साल लोगों को भर्ती करना ही करना है। यहां पर जब रिक्वायरमेंट आएगी तब नोटिफिकेशन आएगी। तो ये वैकेंसीज रेगुलर नहीं है। हाँ, इन पर्टिकुलर वैकेंसीज में हमें एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है पिछले कुछ सालों से। तो वो ट्रेंड क्या है मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा। अगर मैं एपीएफसी पोस्ट की बात करूं, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर पोस्ट की बात करूं, तो ये एग्जाम अगर हम सन 2000 के बाद से इसको कैलकुलेट करना शुरू करते हैं, तो 2002 में हुआ, फिर 2004 में हुआ, फिर 8 साल बाद 2012 में हुआ, 2012 के बाद 2015 में हुआ, और फिर 8 साल बाद 2023 में हुआ, और फिर 2025 में हुआ। तो दोस्तों, यहां पे बीच बीच में थोड़ा सा जो है कंटिन्यूटी देखने को मिलता है, ठीक है, लेकिन उसके बाद जो कंटिन्यूटी है वो ब्रेक हो जाती है। ठीक है, 2 बार कंटिन्यूटी, 2002, 2004, फिर 2012, 15, 23, 25, लेकिन कंटिन्यूटी आगे ब्रेक होने के चांसेस हैं। बट दोस्तों, यहां पर अब चांसेस हम क्यों नहीं मान रहे हैं कि एपीएफसी में होंगे, क्योंकि यहां पर हमारे पास कुछ रिप्लाईज हैं, आरटीआई की रिप्लाईज में आगे आपसे शेयर करूंगा। तो वो रिप्लाई हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि इस बार जो 8 साल का गैप बीच में हमें देखने को मिला है यहां पर और यहां पर, वो इस बार हमें देखने को नहीं मिलने वाला, क्योंकि इस टाइम पर एपीएफसी में ऑलरेडी रिक्वायरमेंट है, वैकेंसीज हैं इन दी ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हम उसको भी अब कवर करेंगे। अब दोस्तों, ईओ की बात करूं तो ईओ 2017 से पहले नहीं कंडक्ट हुआ था, 2000 के बाद। तो 2017 में कंडक्ट हुआ, फिर 2021 में कंडक्ट हुआ,
फिर 2023 में कंडक्ट हुआ और फिर 2025 में कंडक्ट हुआ। तो यहां पर अब हमें लगभग हर 2 साल बाद ईओ एग्जाम देखने को मिल रहा है। तो यहां पे आपको एक मैसेज जा रहा होगा कि भाई एपीएफसी एग्जाम थोड़ी सी बीच बीच में कंटिन्यूटी ब्रेक होती है, लेकिन ईओ एग्जाम में कंटिन्यूटी 2017 के बाद ब्रेक नहीं हो रही है। एवरी 2 ईयर ये एग्जाम हमें देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों यहां पे जो मैंने एक पॉइंट आपको पहले बताया था कि भाई दिस शुड नॉट बी योर प्लान ए, उससे मेरा मतलब क्या था। देखो जनरली जब भी हम किसी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की तैयारी करने के बारे में सोचते हैं, तो हम जब किसी पर्टिकुलर एग्जाम को अपने लिए चूज कर रहे होते हैं, तो कुछ पैरामीटर्स के बेसिस पे उन पर्टिकुलर एग्जाम को अपने लिए चूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि भाई इस पर्टिकुलर एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद क्या मुझे पावर, प्रेस्टीज मिलेगी या नहीं मिलेगी। एक और पैरामीटर होता है सैलरी, कि भाई इस पर्टिकुलर एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद हाथ में कितना माल आएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों एक और पैरामीटर जो होता है वो होता है कि रेगुलरिटी ऑफ द एग्जाम है या नहीं है, हर साल एग्जाम कंडक्ट होता है या नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों एक और बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है कि भाई क्या ये एग्जाम प्रोफेशनल मैनर में, इंटीग्रल मैनर में कंडक्ट हो रहा है। क्या इस एग्जाम में कोई धांधली के चांसेस तो नहीं है कि भाई मैं प्रीलिम्स देकर आया, घर आके पता लगा कि प्रीलिम्स कैंसिल हो गया, पेपर लीक हो गया था, तो उस केस में बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है। तो कुछ पैरामीटर के बेसिस पे ही आप अपने लिए पर्टिकुलर एग्जाम्स को चूज करते हो। रेगुलरिटी के साथ उस पर्टिकुलर एग्जाम में वैकेंसीज कितनी आती हैं, क्या फ्रीक्वेंसी है वैकेंसीज की, वो भी आप चेक करना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है जब आप किसी एग्जाम को अपने लिए प्राइमरी तौर पर चूज कर रहे होते हो। अब दोस्तों जैसे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम है, आप में से बहुत सारे बच्चे इस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो उस पर्टिकुलर एग्जाम को चूज करने के पीछे पावर, रिस्पेक्ट वगैरह तो है, बट क्योंकि वो एग्जाम हर साल कंडक्ट होता है, लगभग 800-900 वैकेंसीज आती हैं, इसलिए भी वो एक बहुत पॉपुलर चॉइस है। सिमिलरली अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्योंकि वहां पर भी रेगुलरिटी का पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। आप जो है एसएससी सीजीएल एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हो, क्यों भाई रेगुलरिटी है। बहुत सारे लोग जो रेगुलेटरी डोमेन में जाना चाहते हैं वो आरबीआई ग्रेड बी को अपना प्राइम टारगेट मानते हैं, क्यों, रेगुलर है। तो यहाँ पे रेगुलरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है जब आप अपने लिए कोई प्लान ए चूज कर रहे होते हो, अपना मेन टारगेट एग्जाम जब आप चूज कर रहे होते हो। तो यहाँ पर ये आपका मेन टारगेट एग्जाम नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, देखो डिस्पाइट बीइंग अ टीचर, अ मेंटर फॉर यूपीएससी एग्जाम, मैं आपको कह रहा हूं कि भाई आप इसको प्लान ए मत बनाइए। क्यों कह रहा हूं कि भाई क्योंकि ये एग्जाम रेगुलर नहीं आता है, रेगुलर नहीं आता है, इसलिए आप इसको बहुत डेडिकेटेडली प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं जब आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि भाई अगली बार एग्जाम कब होगा। वो मोटिवेशन नहीं आती है, वो स्ट्रेटेजी नहीं बन पाती है, टाइमलाइंस प्रिपेयर नहीं हो पाती हैं, तो इसलिए दिक्कत आती है। आप अपने लिए कोई मेन टारगेट एग्जाम को चूज कर लीजिए। फॉर एग्जांपल आप यूपीएससी सीएससी को मेन टारगेट एग्जाम बना लीजिए, आप आईबीपीएस पीए को मेन टारगेट एग्जाम बना लीजिए, लेकिन उसके साथ आप इस एग्जाम की धीरे धीरे प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि अगर आपका ये प्लान बी है तो कहीं ना कहीं जब भी आएगा तो आप उसके लिए अपने आप को रेडी ही पाएंगे। अब दोस्तों प्लान बी मैं इसको क्यों कह रहा हूं, देखो जनरली प्लान बी के पीछे भी बहुत सारे रीजन होते हैं कि भाई कौन से एग्जाम को प्लान ए का प्लान बी बनाइए। जैसे कि भाई क्या आपके प्लान बी का सिलेबस आपके प्लान ए से ओवरलैप करता है, क्या आप एक ही तैयारी से 2 एग्जाम्स प्लान ए प्लान बी वालों को फोड़ सकते हो। तो यहां पर एपीएफसी और ईओ एग्जाम आपको इस रूम को प्रोवाइड कर रहा है, आपको इस अपॉर्चुनिटी को प्रोवाइड कर रहा है। कैसे प्रोवाइड कर रहा है कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे हो तो ऑलमोस्ट 70% सिलेबस आपका एपीएफसी और ईओ एग्जाम का कवर हो रहा है। अगर आप बैंक पीओ की तैयारी करो तो लगभग 40 से 50% सिलेबस आपका एपीएफसी एग्जाम का कवर हो रहा है उस प्रिपरेशन में। तो इसलिए ये एग्जाम आपका प्लान बी बन सकता है। क्लियर है। तो यहां पर मैं 2 क्वेश्चंस का आपको आंसर दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है कि भाई ये एग्जाम रेगुलर नहीं होते हैं, हमें कुछ फिक्स्ड इंटरवल में अभी एग्जाम देखने को मिल रहे हैं। और दूसरा आंसर ये कि भाई दिस शुड नॉट बी योर प्लान ए, इट शुड बी योर प्लान बी, क्योंकि आप जो प्लान ए में जो एग्जाम्स चूज करते हैं कहीं ना कहीं उनके साथ अच्छा पोर्शन ऑफ सिलेबस एपीएफसी और ईओ एग्जाम का भी कवर हो रहा होता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं एपीएफसी एग्जाम के वैकेंसी ट्रेंड की। ठीक है, तो यहां 2012 से मैं स्टार्ट करूंगा। 2012 में 253 वैकेंसीज आई। ठीक है, वैकेंसीज काफी छप्पर फाड़ के आई, काफी अच्छा नंबर आया। फिर डिक्रीज हुई, 2015 में 170 वैकेंसीज आई। ठीक है, लोगों को झटका लगा लेकिन उतना बड़ा झटका नहीं लगा। फिर 2023 में 159 वैकेंसीज आई। अगेन चीजें कंट्रोल में थी कि भाई चलो वैकेंसीज ठीक ठाक ही आ गई, 160 वैकेंसीज क्लास ए पोस्ट की, लेवल 10 पोस्ट की, बुरी नहीं है। लेकिन दोस्तों झटका लगा 2025 में, जहां पर सिर्फ 74 वैकेंसीज की नोटिफिकेशन आई, तो वैकेंसीज का नंबर कम हो गया। बट ये क्यों कम था, क्योंकि दोस्तों यहां पर ईपीएफओ एक डिसीजन ले रहा है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। वो डिसीजन क्या है कि भाई रेदर देन रिलीजिंग दी वैकेंसीज ओवर अ लार्ज पीरियड ऑफ इंटरवल, वी विल बी रिलीजिंग नोटिफिकेशंस ऑन स्मॉलर इंटरवल बट विद लेस नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो यहां पर आपको लेस नंबर ऑफ वैकेंसीज इसलिए देखने को मिलेंगे क्योंकि अब ईपीएफओ इस वैकेंसीज को रेगुलरली प्लान करने के बारे में सोच रहा है।
तो यहां पर अगर वो 2023 के बाद 2027 या 29 में वैकेंसीज लॉन्च करता तो शायद वैकेंसीज का नंबर ज्यादा आता, बट क्योंकि इसने बोला कि भाई अब हम छोटे छोटे इंटरवल्स में रिलीज करेंगे नोटिफिकेशन, तो यहाँ पर आपको 74 और 2027 में भी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी फुल वैकेंसीज जो है फिल नहीं हुई है। तो यहाँ पर 74 वैकेंसीज की नोटिफिकेशन आई, वैकेंसीज का नंबर काफी कम था, बट इसने रिलीव कह दी है कि भाई अब नोटिफिकेशन 2025 के बाद 27 में भी आएगी। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे इनका फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मैं लेटेस्ट वाली की आपको जो है डिस्ट्रीब्यूशन बता देता हूं, बाकियों की आप देख सकते हैं, पीपीटी आपके साथ टेलीग्राम ग्रुप में शेयर हो जाएगी। 74 में से 32 अनरिजर्व कैटेगरी की थी, जनरल कैटेगरी की थी, ओबीसी की 28 वैकेंसीज थी। ठीक है, शेड्यूल कास्ट की 7 वैकेंसीज थी, ईडब्ल्यूएस की 07 वैकेंसीज थी, लेकिन दोस्तों शेड्यूल ट्राइब की वैकेंसीज एक भी नहीं आई थी 2025 में। इट वाज शॉकिंग फॉर ऑल ऑफ अस। और इन पर्टिकुलर वैकेंसीज में से 3 वैकेंसीज को पर्सन बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी के लिए रिजर्व किया गया था। तो दिस इज द वैकेंसी ट्रेंड फॉर एपीएफसी एग्जामिनेशन। देखो यहाँ पे आप लोगों को क्लियर कट एक इंडिकेशन मिल रहा है कि वैकेंसीज हर साल डिक्रीज होती जा रही है, बट एक पॉजिटिव रीजन जो इन वैकेंसीज डिक्रीज के पीछे आपको देखने को मिल रहा है, खासकर 2023 से लेकर 2025 के बीच में, वो ये है, जो हमें भी मतलब काफी स्टार्टिंग में दुख हुआ था कि वैकेंसीज कम क्यों हो रही है, बट रीजन जब मिला तो अच्छा लगा कि हाँ यार, इस टाइम पर ईपीएफओ ये प्लान कर रहा है कि रेदर देन लार्ज नंबर ऑफ बैचेस को एक साथ सिलेक्ट करने के, हम छोटे छोटे बैचेस को सिलेक्ट करना शुरू करते हैं। इसका उन्हें एक इंटरनल भी फायदा है। देखो, अगर आप क्या करते हो कि फॉर एग्जांपल आपने 2012 में जो है 15 में एग्जाम कंडक्ट करवा लिया, ठीक है, अब यहाँ पे लोग एपीएफसी बन गए, फिर आपने 2023 में कंडक्ट करवा लिया एग्जाम, यहाँ पे भी लोग एपीएफसी बन गए। ठीक है, तो अगर आप एक बार में ज्यादा नंबर जो है सिलेक्ट कर रहे हो तो ये प्रमोट हो नहीं पाते, क्योंकि आगे इतने एवेन्यूज नहीं है और नया बैच आ जाता है। तो उस केस में अगर आप छोटे छोटे चंक्स को रखोगे तो वो प्रमोट होकर आगे बढ़ते रहेंगे और पीछे वाला बैच भी आता रहेगा, जो एक पॉजिटिव सप्लाई चेन बन जाएगी यहाँ पर। ठीक है, हायर पोजीशंस के लिए। तो दिस इज द रीजन कि यहाँ पर वैकेंसीज क्यों डिक्रीज हुई हैं। अगर हम ईओ एग्जाम की बात करें तो यहाँ पर भी आपको ऑलमोस्ट सिमिलर ट्रेंड देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखो, ईओ वैकेंसीज में आपको एक और जो है मैं लॉजिक देना चाहूंगा वैकेंसीज एक्सप्लेन करने से पहले। देखो, ईपीएफओ एज एन ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंड कर रही है, ठीक है, जहां पर अभी उनके 128 सेंटर्स हैं अक्रॉस इंडिया, ये इनको फर्दर जो है इनहांस करने की कोशिश कर रही है, और प्लस कैडर रिस्ट्रक्चरिंग कर रही है, जहां पर इनके ऊपर जो लोड बढ़ता जा रहा है ना काम का, उसके रिगार्डिंग ये मैन पावर्स को भी इंक्रीज करने की प्लानिंग कर रही है। तो ईओ इज वन सच पोस्ट जहां पर अगर ईपीएफओ का लोड बढ़ रहा है तो इन वैकेंसीज में हमें डायरेक्ट जो है रिलेशन देखने को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ इंक्रीमेंट। अगर लोड बढ़ेगा तो ईओ बढ़ेंगे, क्योंकि ईओ इज द मेन प्लैंक जो काम बहुत सारे फील्ड लेवल पे या फिर ऑफिस लेवल पे संभालते हैं। तो यहाँ पर इसलिए इनकी वैकेंसीज आपको फालतू या ज्यादा देखने को मिलेंगी कंपेयर टू एपीएफसी पोस्ट। फालतू नहीं बोलूंगा, ज्यादा बोलूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2017 में 257 वैकेंसीज आई थी, 2021 और 23 में तो भाई मजे ही आ गए थे, 421 और 418 वैकेंसीज। अब इन्होंने फर्दर रिड्यूस क्यों किया, क्योंकि भाई बहुत बड़े बड़े बैचेस आ गए हैं और ईओ से जल्दी एपीएफसी प्रमोशन नहीं मिलती है, तो इन्होंने अब नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स जो इंक्लूड किए 2025 की नोटिफिकेशन में वो सिर्फ 156 इंक्लूड किए। इनमें 78 अनरिजर्व थे, ओबीसी 42 थे, एससी 23, एसटी 12, ईडब्ल्यूएस 1 और 9 सीट्स को रिजर्व किया गया था आउट ऑफ 156 वो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी। तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ लॉजिक्स जो है वो सिमिलर है एपीएफसी वाले, लेकिन वैकेंसीज का नंबर इसलिए रिड्यूस किया है बिकॉज दे आर प्लानिंग टू रिलीज द नोटिफिकेशन ऑन स्मॉलर इंटरवल्स। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि भाई एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन का सिनेरियो क्या है। देखो, मैंने एक सेपरेट वीडियो में आपके साथ पूरा डिटेल में बताया था कि मैंने एक आरटीआई शेयर किया था विद ईपीएफओ फॉर द अपकमिंग एग्जाम नोटिफिकेशन, जहां पर मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या सिचुएशन है आपकी टोटल वर्किंग स्ट्रेंथ कितनी है ईपीएफसी पोस्ट पे और कितने लोग इस टाइम पर काम कर रहे हैं, वर्किंग स्ट्रेंथ क्या है। सिमिलरली मैंने ईओ पोस्ट के रिगार्डिंग उनकी टोटल स्ट्रेंथ पूछी और वर्किंग स्ट्रेंथ पूछी, और फिर मैंने उनसे पूछा कि भाई नोटिफिकेशन का सिनेरियो क्या है, क्या आप इस पे काम कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे 2 नंबर दिए। पहला नंबर जो दिया वो रिगार्डिंग ईपीएफसी पोस्ट था कि भाई टोटल 455 इज द सैंक्शनड स्ट्रेंथ ऑन द पोस्ट ऑफ एपीएफसी। इनमें से अभी इस टाइम पर 278 लोग काम कर रहे हैं, तो लगभग 177 लोग जो है कम है फॉर द पोस्ट ऑफ एपीएफसी जितने की होने चाहिए उनसे। अब दोस्तों यहाँ पे ना आपको एक बात और समझनी है कि इन पर्टिकुलर पोस्ट पर, एपीएफसी पोस्ट पर और ईओ पोस्ट पर 2 तरीके से रिक्रूटमेंट होती है, 2 तरीके से वैकेंसीज फिल की जाती हैं। एक है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाला रूट और एक है डायरेक्ट प्रमोशन वाला रूट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाला रूट ये है कि भाई आप यूपीएससी को रिक्वेस्ट भेजते हैं कि भाई आप हमारे लिए वैकेंसीज को जो है प्लान करिए, लोगों को सिलेक्ट करिए, एग्जाम कंडक्ट करवाइए। और डीपी रूट है कि जो ईओ नीचे हैं उनमें से ही जो लोग एलिजिबल हैं उनको प्रमोट करके डीपी
के थ्रू एपीएफसी बना देना। तो यहां पर अगर वैकेंसीज का नंबर 177 है, आप 74 वैकेंसीज को माइनस कर दीजिए फॉर द ईयर 2025, तो 103 बची। तो इनमें से 50-50 का रेशियो रहेगा, ठीक है। 50% लोग डीपी, 50% लोग डीआर के थ्रू जनरली फिल होते हैं। तो अभी इस टाइम पर 51 के आसपास वैकेंसीज हैं फॉर द पोस्ट ऑफ एपीएफसी, जिनके लिए एग्जाम कंडक्ट हो सकता है। तो अब जो आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी फॉर द अपकमिंग साइकिल ऑफ 2026-27, उसमें आपको 50+ वैकेंसीज एपीएफसी की मिनिमम देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी, ठीक है। अगर बात करें ईओयू की, तो ईओयू के लिए टोटल स्ट्रेंथ थी 307898 सॉरी, एंड 2508 इसमें वैकेंट फिल है, इस टाइम पर लोग काम कर रहे हैं। तो 590 वैकेंसीज जो है इस टाइम पर है ऑन दी पोस्ट ऑफ ईओयू। अगर हम पिछली वैकेंसीज को माइनस कर दें 156, तो स्टिल 434 सीट्स वैकेंट हैं। तो यहां पर भी अगर डीपी डीआर रूट लगाएं तो लगभग 217 पोस्ट अभी भी खाली हैं जो डीआर रूट से फिल करी जा सकती हैं। तो यहां पर एपीएफसी की 50+ और ईओयू की 200+ वैकेंसीज आने के चांसेस हैं फॉर दी अपकमिंग एग्जाम साइकिल। नंबर काफी अच्छा है। एंड दोस्तों यहां पर हमें जो ईपीएफओ ने तीसरे रिप्लाई दिया था वो ये दिया था कि द प्रोसेस फॉर कैलकुलेटिंग द डिजायर्ड नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर द रिलीज ऑफ नोटिफिकेशन हैज बीन स्टार्टेड विद इन ईपीएफओ। दे आर वर्किंग ऑन दैट पर्टिकुलर पार्ट, और जैसे ही वैकेंसीज का नंबर फाइनलाइज हो जाता है दे विल सेंड दी नोटिफिकेशन टू यूपीएससी कि भाई आप हमारे लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दो। तो ये प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है फॉर दी अपकमिंग साइकिल। हाँ, ये बात जरूर है, मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि जब तक करंट एग्जाम साइकिल कंप्लीट नहीं हो जाती है आपको नई नोटिफिकेशन शायद देखने को ना मिले, बट यहां पर प्रोसेस एक जो है स्मूथ वे में रन होना स्टार्ट हो गया है। तो यहां पर जैसे ही इस पर्टिकुलर एग्जाम साइकिल को हम कंप्लीट देखेंगे हमें फ्रेश नोटिफिकेशन देखने के चांसेस मिलेंगे। तो आप लोगों को इस एग्जाम की तैयारी धीरे धीरे कंसिस्टेंट बेसिस पे एटलीस्ट 2 आवर पर डे स्टार्ट कर देनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि एग्जाम जब आता है तो बहुत तगड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आता है, और बहुत सारे बच्चे बाद में दुखी इसी वजह से होते हैं कि हमने इसकी पहले तैयारी क्यों नहीं स्टार्ट करी। सिलेबस बहुत वास्ट है, चीजें बहुत ज्यादा है कवर करने के लिए, दैट्स व्हाई यू शुड स्टार्ट अर्ली, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको हेडवे स्टार्ट लेना है तो आपको अभी से थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।